गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 476 पर आ जाइए यूपीपीसीएस के लिए। इससे पहले वाला जो टेस्ट है 475वां, उसमें हमने प्रैक्टिस की थी हिस्ट्री के प्रश्नों पर, और ये टेस्ट है कृषि मतलब एग्रीकल्चर का। ठीक है, यूपीपीसीएस में 150 प्रश्न आते हैं जीएस पेपर 1 में। इसमें 10 से 11 कम से कम एग्रीकल्चर के रहते हैं, या 8 तक। क्यों रहते हैं? क्योंकि एक तो इसमें वो वन विभाग वाली परीक्षा होती है। ठीक है, एक ही साथ जब फॉर्म भरोगे तो भरवा लेता है, और एग्जीक्यूटिव की कट ऑफ अलग जाती है और एग्रीकल्चर की अलग जाती है। एग्रीकल्चर की एग्जीक्यूटिव से थोड़ी कम रहती है। ठीक है, जब आप फॉर्म भरते हो पीसीएस का तो उसी में भरवा लेता है। ठीक है, वो नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए नहीं है, मतलब सभी के लिए नहीं है जिन्होंने कुछ खास एग्रीकल्चर से की हो। ठीक है, या जूलॉजी बॉटनी उसमें रहता है टिक करने के लिए कि अगर आप ये ग्रेजुएशन इस चीज़ से की हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो तो वही भर सकते हैं। तो इसलिए हमको पढ़ने पड़ते हैं, मतलब सबको पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि उन 150 में इंक्लूड होते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। अब इनको ज्योग्राफी का ही पार्ट समझ सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं? कौन सी फसलें हैं जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, यानी सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी वर्षा नहीं होगा तो सिंचाई करो। ठीक है, कौन है वो? अरहर, चना, उड़द, मूंग, चावल, कपास या मक्का, मूंगफली। ठीक है, तो मूंगफली के लिए तो नहीं है सिंचाई की उतनी आवश्यकता। कपास भी एलिमिनेट कर दीजिए, मूंग उड़द हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो मूंग एवं उड़द जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलें हैं। उड़द और मूंग मुख्यतः खरीफ की फसलें हैं, परंतु सिंचाई वाले क्षेत्रों में इन्हें जायद ऋतु में भी जो है वो उगाया जाता है। प्रश्न क्रमांक संख्या 2 का उत्तर दीजिए। तो भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार करना है। लोबिया, मूंग और अरहर उपरोक्त में से कौन सी फसलें दलहन, चारा और हरी खाद तीनों के रूप में प्रयोग की जाती हैं या उपयोग की जाती हैं? बताइए। दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में उन ऊपर में से कितनी फसलों का प्रयोग किया जाता है? एक ऑप्शन 3 भी है। देखिए, इधर से चलते हैं। लोबिया दलहन भी है, चारा भी है, हरी खाद भी है। मूंग दलहन है, चारा है, हरी खाद है। अरहर दलहन है, हरी खाद है, चारा नहीं है। तो थर्ड को एलिमिनेट कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। तो उपरोक्त दिए गए प्रश्न में लोबिया और मूंग दलहन, चारा और हरी खाद तीनों के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, अरहर नहीं। देखिए, अगर हरी खाद की बात करें तो हरी खाद के लिए दलहनी फसलों में सनई, ढैंचा, उड़द, मूंग, ठीक है, अरहर, चना, मसूर, मटर, ठीक है, लोबिया, मोठ, खेसारी तथा कुल्थी जो है वो मुख्य हैं। लेकिन पूर्वोत्तर, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में जायद में हरी खाद के रूप में अधिकतर सनई, ढेंचा, उड़द और मूंग का प्रयोग ही प्रचलित है। ठीक है, अरहर भी नहीं चलती इधर हरी खाद के रूप में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा बीज उत्पादित तो करता है परंतु फूल नहीं देता? कौन सा पौधा है जो बीज उत्पादित करता है परंतु फूल नहीं? कौन सा पौधा है? यह है चीड़ का पौधा, ऑप्शन नंबर डी। तो दिए गए प्रश्न में चीड़ जो है वो बीज उत्पादित करता है परंतु फूल नहीं। देखिए, जाने चीड़ के बारे में। तो चीड़ जो एक कोणधारी वृक्ष है, ठीक है, कोणधारी पौधा है। इसके जो वृक्ष हैं पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं। इनकी 90 जातियां उत्तर में वृक्ष रेखा से लेकर दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंध तथा उष्ण कटिबंध के ठंडे पहाड़ों पर फैली हुई हैं। इनके विस्तार के मुख्य स्थान उत्तरी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका के शीतोष्ण भाग। एशिया में देखो तो भारत है, बर्मा है, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और फिलीपींस द्वीप समूह है। चीड़ की लकड़ी काफ़ी आर्थिक महत्व वाली होती है। विश्व की सब उपयोगी लकड़ियों का आधा भाग चीड़ द्वारा ही जो है वो पूरा किया जाता है। अनेकानेक कार्यों में इनका उपयोग होता है।
जैसे कि पुल निर्माण में, बड़ी बड़ी इमारतों में, रेलगाड़ी की पटरियों के लिए, ठीक है, कुर्सी, मेज, संदूक, खिलौने इत्यादि बनाने में। रेल की पटरी बनाने में साल की लकड़ी का भी उपयोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। गंगा के निचले मैदानों की यह विशेषता है कि यहाँ वर्षा जो है वर्ष भर, ठीक है, और जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त होगा? ठीक है, बताइए। यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है, ठीक है। हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी किसके लिए आवश्यक हो सकती है इनमें से? गेहूं को तो एलिमिनेट कर दीजिए पहले, ठीक है। गेहूं को तो हल्की बौछार वाली वर्षा ठीक है, ज़्यादा पड़ गई तो बर्बाद हो जाएगा गेहूं, ठीक है। धान यानी चावल, जूट सबसे सही लग रहा है इसमें, ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। धान यहाँ है लेकिन कपास के लिए आवश्यक नहीं है, तो कपास एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से कपास एलिमिनेट हो जाएगा, गेहूं भी एलिमिनेट हो जाएगा, सी। तो बात करें, पहले चावल धान देख लेते उसके बाद जूट देखें। देखिए, धान या चावल जो है एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान कितना 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तथा उच्च आर्द्रता कितनी 100 सेंटीमीटर से अधिक वाली वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में धान की फसल के उत्पादन के लिए जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर ये सब नहीं है तो सिंचाई कीजिए। बात करें जूट की, तो जूट की खेती गर्म और नम जलवायु प्रदेशों में होती है। तापमान चाहिए 25 से 35 डिग्री और ह्यूमिडिटी चाहिए 90% कम से कम। हल्की बलुई मिट्टी चाहिए और डेल्टा की दोमट मिट्टी जो है जूट की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। और इस दृष्टि में अपना जो पश्चिम बंगाल है ना भारत का, उसकी जलवायु सबसे उपयुक्त है जूट की खेती करने के लिए, और सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन भी होता है पश्चिम बंगाल में ही। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। फलों की जेली बनाने में मुख्यतः किस अम्ल का प्रयोग होता है? फलों की जेली बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और इसका उत्तर है, पहले देखते हैं जो नहीं है। इसका उत्तर नहीं है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका उत्तर नहीं है मौलिक अम्ल, इसका उत्तर नहीं है टार्ट्रिक अम्ल, इसका उत्तर है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। तो फलों की जेली बनाने में जो है साइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? फलों में पाई जाती है फ्रक्टोज शर्करा। तो फलों में अधिकतर जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम है फ्रक्टोज, याद रखिएगा। दूध में लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सेब के फल में लाल रंग का कारण क्या है? सेब के फल में लालिमा का कारण क्या है? सेब के फल में लालिमा का कारण है एंथोसाइनिन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो सेब के फल में लालिमा का कारण एंथोसाइनिन। इनको बहुत पूछते हैं पीसीएस में, लोअर पीसीएस में मैच करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। एक रोग है पनामा रोग, निम्नलिखित में से किस फसल में होता है? फसल में होता है, ठीक है। पनामा रोग उसी में होता है जिसे ब्लैक फंगस हो रही है आजकल, मतलब फफूंद के कारण होता है। ये केले की फसल में होता है। तो पनामा रोग जो है वो केले में होता है। देखिए, पनामा रोग यानी फ्यूजेरियम बिल्ट भी कहा जाता है पनामा को, ठीक है। और फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम फफूंद की उप प्रजाति के कारण होता है पनामा रोग, जो दशकों तक जो है भूमि में जीवित रह सकता है, फंगस ये, ठीक है। यह केले के पौधे में जड़ों के सूक्ष्म रेशों के जरिए प्रवेश करता है, ठीक है, ये फंगस। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हल्की, अच्छी तरह जल निकासी की सुविधा रहित भूमि के अनुकूल होती है। ये लास्ट वाली लाइन समझ में आई? अच्छी तरह जल निकासी की सुविधा रहित, ठीक है। रहित मतलब कि जल निकासी नहीं है उस मिट्टी में, ठीक है। जल निकासी नहीं है तो क्या होगा? सीलन होगी, नम बना रहेगा, सूखेगा नहीं, ठीक है, सूरज की रोशनी से भी, धूप में भी। तो इससे क्या होगा? फंगस पनपेगी और इसी फंगस से, फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम फफूंद से जो है केले की फसल में हो जाएगा पनामा रोग। एक रोग है ब्लैक हार्ट रोग, ये होता है आलू में। ये भी पूछा जा सकता है कि किस में होता है? आलू में होता है। और आलू में ये किस तत्व की कमी के कारण होता है? आलू का ब्लैक हार्ट रोग होता है, क्या क्या ऑप्शन है? भंडारण में ऑक्सीजन की कमी,
मृदा में आयोडीन की कमी, मृदा में पोटेशियम की कमी। तो ये होता है ऑक्सीजन की कमी से, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से। तो ब्लैक हार्ट रोग जो है वो आलू में भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व भाग लेता है? इसका उत्तर तो पता ही होगा आपको। क्लोरोफिल की संरचना में मैग्नीशियम भाग लेता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम भाग लेता है क्लोरोफिल की संरचना में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। गेहूं का मुख्य खरपतवार मतलब वेड फेलेरिस माइनर है। गेहूं का मुख्य खरपतवार फेलेरिस माइनर है और इसे गेहूं का मामा भी कहा जाता है। खरपतवार होते हैं वेड और इनको हटाने के लिए यूज़ किया जाता है वेडीसाइड का। दोनों करेक्ट है ये। तो देखिए, खरपतवार यानी वेड वे अवांछित पौधे हैं जो किसी स्थान पर बिना बोए उगते हैं और जिनकी उपस्थिति जो है किसान को लाभ की तुलना में हानि पहुंचाती है, वो भी हानि अधिक पहुंचाती है। इनको हटाने के लिए खरपतवार नाशक दवाओं का जो है उपयोग किया जाता है। जैसे ये पहले भी बताया, जैसे मान लीजिए धान का पौधा हमने उगाया खेत में, अब कुछ दिन बाद जो है छोटी छोटी घास यहाँ पर उगने लगेंगी या दूसरे छोटे पौधे। अब जो हम पोषक तत्व हरी खाद इसको दे रहे थे, ठीक है, वो क्या जड़ से ये तो खाएगा, लेकिन ये बहुत सारे हैं इसके आसपास, ये भी चूसने लगेंगे, उसको खाने लगेंगे, तो इसके लिए तो खाना कम बचेगा। अब इनको हटाने के लिए पहले की जाती थी, आज भी की जाती है गाँवों में, नराई करते थे। ठीक है, इन घास वास को हटा दिया। ठीक है, या फिर वेडीसाइड का प्रयोग कर लो। ठीक है, मतलब खरपतवार नाशी का उपयोग कर लो, तो ये सब मर मर जाते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत जो पेस्ट है वो इनकी जड़ें भी ऊपर खींच लेती है, जो मानव के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, 2,4-D एक वेडीसाइड है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। रेड रॉट निम्नलिखित में से किस फसल की बीमारी है? रेड रॉट हो गई, विल्ट हो गई, स्मट हो गई, ये बहुत पूछते हैं लोअर पीसीएस में, अपर पीसीएस में। ये है गन्ने की बीमारी। तो देखिए, रेड रॉट जो है वो गन्ने का रोग है। ठीक है, यह कोलेटोट्राइकम फॉलकेटम नामक रोगजनक के कारण होता है। और गन्ने में होने वाली अन्य बीमारियां विल्ट है, रेड स्ट्रिप है, स्मट है। स्मट बड़ा पूछते हैं जोड़े बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। मूंगफली में पोलीफली पोलीफली का रोग उत्पन्न होता है बोरोन की कमी के कारण, नाइट्रोजन की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण या कोबाल्ट की कमी के कारण। मूंगफली जो एक कपास की फसल है में पोलीफली, ठीक है, होलो हार्ट, ये जो रोग उत्पन्न होता है वो होता है कैल्शियम की कमी के कारण। सी है इसका आंसर। तो मूंगफली जो एक खरीफ की फसल है, इसमें पोलीफली का रोग जो है वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? धवल या धवला मतलब सफ़ेद रंग, ये होता है किसकी उपस्थिति के कारण? दूध में केसीन पाई जाती है। केसीन एक प्रोटीन है, उसी की जो है उपस्थिति के कारण होता है। तो दूध का धवल रंग जो है वो केसीन के कारण होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। चाय के पौधे में कपिंग टी नामक रोग का कारक है, मतलब प्याले नुमा पत्ती जो एक रोग है, उस रोग का कारक क्या है? नाइट्रोजन की कमी, मैग्नीशियम की कमी, सल्फर की कमी या लोहे की कमी। चाय के पौधे में कपिंग टी नामक रोग का कारक है सल्फर की कमी। ऑप्शन नंबर सी।